साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है लक्ष्मीकांत का जो न्यू एडिशन आया है, 7th एडिशन, उसमें 12 न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। तो ये जो 12 न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से इन सभी चैप्टर्स को हम कवर कर लें। तो इसी लेक्चर सीरीज में पहला जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल नया चैप्टर है, इससे पहले के एडिशंस में ये चैप्टर मिसिंग था। तो जो भी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक में दिया गया है उसको वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या अर्थ होता है। इसकी इटिमोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको लैटिन लैंग्वेज को देखना पड़ेगा। तो लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूरे, यहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है ये निकला है। तो कॉन्स्टिट्यूरे जो है, कॉन्स्टिट्यूरे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू एस्टेब्लिश या फिर टू सेटअप। तो क्या एस्टेब्लिश करना है, क्या सेटअप करना है? तो हम बात कर रहे हैं लॉज की, ठीक है। तो लॉ को एस्टेब्लिश करना है, लॉ को सेटअप करने को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूरे, या फिर आज के टाइम में हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये मतलब इतनी क्लियर नहीं है। बात ठीक है, तो इनिशियल डेज में इस तरीके से इसको समझा जाता था। आज के टाइम में इसकी जो डेफिनेशन है बहुत वास्ट हो गई है। आज के टाइम में अगर हम देखना चाहें तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का एक सुप्रीम लॉ होता है, सबसे बड़ा कानून होता है। और उस कानून के अगर मेजर फीचर्स की बात करो, अगर हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या लिखे होते हैं? उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में आपकी गवर्नमेंट के बारे में लिखा होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट क्या होगी, कैसे सिलेक्ट होगी, उसने कैसे फंक्शन करना है, ठीक है। फिर उसका रिलेशनशिप उस देश के जो लोग हैं उनके बीच में कैसा होगा, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखा होता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम उस देश के जो नागरिक हैं, उन देश के नागरिक जो हैं उनके क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सभी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि करंट सेंस में, हम मॉडर्न सेंस में जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी देश का वो सुप्रीम कानून होगा और उस कानून में गवर्नमेंट के बारे में मेंशन होगा, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में रिलेशन कैसे होगा इसके बारे में मेंशन होता है। और एट द सेम टाइम लोगों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होता है कि वहाँ के जो सिटीजन्स होंगे उनकी क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सभी चीज़ें मेंशन होती है। तो ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, ये भी हमें आइडिया होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के एंगल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आप किसी क्वेश्चन को अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से, अगर कोई क्वेश्चन पूछा हो तो इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरा जो पोर्शन इस चैप्टर में जो कवर्ड था वो है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, क्योंकि ये एक नया चैप्टर ऐड किया गया है लक्ष्मीकांत की बुक में, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले पेपर्स में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सके कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए है इसमें से कौन सा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है, मतलब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की बाउंड्रीज को डिसाइड कर देता है। ये कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में जो गवर्नमेंट है उसके दायरा को फिक्स किया जाना, उसके जुरिस्डिक्शन को फिक्स किया जाना, ये एक फंक्शन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर जो आपकी गवर्नमेंट होगी उसका नेचर क्या होगा, मतलब कि एक डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, कैसी गवर्नमेंट होगी, इसके नेचर को फिक्स किया जा सकता है। बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी फीचर हो सकता है, ये भी फंक्शन हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, कि जो नेशनल कम्युनिटी है, नेशनल कम्युनिटी मतलब हम सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करे। मतलब कि सिटीजनशिप की बात की जा रही है। तो अगर जो पहले 3 पॉइंट्स अभी यहाँ पे हमने देखे हैं, अगर आप अपने अभी के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम नज़र डालें तो आप कहते हो कि ये बिल्कुल ठीक है बातें। आज के टाइम में अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड करोगे तो पार्ट 5 और 6 किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो पार्ट 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी फंक्शन होता है कि उस देश के जो सिटीजन्स हैं उसके राइट्स और ड्यूटीज़ को डिक्लेयर करें। ऐसे ही अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या है, उसको कैसे रेगुलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं और ये एक मेजर फंक्शन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की बात हो, ठीक है, पावर शेयर के बारे में वहाँ पे मेंशन हो कि अलग अलग जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके बीच में पावर को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है। और बिल्कुल अगर ये सभी चीज़ें अगर आप देखोगे ना, तो अगर आज का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ये सभी चीज़ें आज के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स भी है, ड्यूटीज़ की भी बात की गई है, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे, ठीक है, चाहे अगर हम अपने गवर्नमेंट की बात करें या फिर जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, ठीक है, उसको कैसे चलाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह पे मेंशन है।
ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ पावर की बात है, 7 शेड्यूल अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे तो वो डिवीजन ऑफ पावर की ही तो बात करता है। और ठीक इसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप रीड करोगे तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये सभी के अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ये कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये भी देख सकते हो कि किसी देश की रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, उसको भी डिक्लेयर करना कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन हो सकता है। मतलब कि कोई देश है, एक सेकुलर देश होगा या फिर नॉन सेकुलर देश होगा, ये भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ये भी फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि डिक्लेयर करें। फिर एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना है, उसके लिए कुछ आप गोल्स भी वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला हमारा पार्ट है वो क्या, वो किस ओर इशारा करता है, वो वहाँ पे कुछ गोल्स हैं और उसको अचीव करने के लिए टारगेट्स वहाँ पे दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं साथियों तो ये क्या है, बेसिकली ये टारगेट्स ही तो हैं गवर्नमेंट के लिए कि अगर उनके पास अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज होगा, अगर उनके पास अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज होगा तो उसको अचीव कर लें। तो ये जो पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन के रूप में हम स्टडी कर रहे हैं वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही हमारे। और जब हम बात करते हैं रिलीजियस आइडेंटिटी की तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल वाला पोर्शन देखोगे तो वहाँ पे सेकुलरिज्म की बात की गई है। और एट द सेम टाइम आर्टिकल 24 देखो आप, आर्टिकल 324 देखो, आर्टिकल 25 देखो, ये सभी आर्टिकल्स देखने से क्या पता चलता है कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए। तो ब्रेविटी होना चाहिए। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब अनवांटेड चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या इसके फीचर्स होने चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी मतलब ईजी लैंग्वेज होना चाहिए, सभी लोग उसको समझ पाएँ। डेफिनेटिवनेस होना चाहिए, डेफिनेटिवनेस का मतलब क्या होता है, एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, चीज़ें मतलब क्लियर होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि ये मैंने लिख दिया, ये क्या लिखा है मैंने 6 लिखा है, तो अगर कोई पर्सन साउथ से देख रहा है तो ये 6 है, अगर कोई नॉर्थ से देखेगा 9 है, तो ये नहीं होना चाहिए, या तो 6 है या 9 है, ये होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, मतलब डिटेल्ड होना चाहिए, कोई भी चांस नहीं होना चाहिए डिस्प्यूट अराइज होने के लिए। सुटेबल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है वो लोगों के लिए सुटेबल होना चाहिए। सुटेबल का क्या मतलब होगा, अब जैसे इसको आप ऐसे समझो कि एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल के बच्चों के लिए एक अंधों का स्कूल है, अंधे बच्चों का स्कूल है, और गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला दिया कि इस स्कूल में जितने भी ये बच्चे अंधे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको साइकिल दिया जाएगा। तो अब बताओ इस बात का कोई सेंस है, कोई सेंस नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स लिखे रहने चाहिए वो सुटेबल होने चाहिए, लोगों के एस्पिरेशन को वो रिफ्लेक्ट करे, उनकी ज़रूरतों को वो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। फिर एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की यहाँ पे हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट करे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करे, उसको वीक करने की बात ना करे। जब तक स्टेबिलिटी रहेगी देश अच्छी तरीके से चलेगा, सिंपल सी बात है। एडेप्टिबिलिटी होना चाहिए, एडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि विद द पासेज ऑफ टाइम अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो हम उसमें चेंजेस भी इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ आपने याद रखना है साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहले हम देखते हैं इवॉल्व्ड और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो अनरिटन या फिर इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसके लिए कोई एक सिंगल किताब नहीं है, एक सिंगल किताब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक सिंगल किताब नहीं है, वो आपको अलग अलग रूप में देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो कन्वेंशंस के रूप में देखने को मिल सकता है, प्रैक्टिसेस के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, प्रिंसिपल्स के रूप में देखने को मिल सकता है, जुडिशियल डिसीजंस के रूप में देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को आप क्लब कर देते हो, ठीक है, और उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में फॉलो करते हो, एक सिंगल इंडिविजुअल किताब नहीं होती है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि ये एक आउटकम होता है स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस का। एक बार में ही आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना दी, एक बार में ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिया, ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है, ठीक है, और एक सिंगल किताब नहीं होती है। इसको क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं इनेक्टेड या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इनेक्टेड रिटन लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, तो लिखने के लिए क्या आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर जानबूझ के डेलिबरेटली अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूएसए और इंडिया। अब हम देखते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि बहुत सख्त है, रिजिड का मतलब हुआ कि उसमें चेंजेस करने के लिए आपको स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि जो नॉर्मल अमेंडमेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जिस तरीके से आप नॉर्मल कानूनों में अमेंडमेंट करते हो वैसे बात नहीं बनेगी, स्पेशल प्रोसीजर इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूएसए। अब देखो यूएसए की एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में आ चुका है,
लेकिन अभी तक इतने सालों में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 27 टाइम अमेंडमेंट हुआ है, और लास्ट भी अगर आप नज़र डालोगे तो 1992 में हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ, जो अमेंडमेंट है ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, आसानी से कैसे करोगे, उसके लिए वही कानून वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो नॉर्मल लॉ में अमेंडमेंट करने के लिए फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूके हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है। फिर आपका सवाल यहाँ पे बन सकता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम किस कैटेगरी में रखें, रिजिड में रखें कि फ्लेक्सिबल में रखें। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इस पर हम फिर कभी हम बात करेंगे। इनफैक्ट जो दूसरे चैप्टर्स हैं, जो ओल्ड एडिशन के जो चैप्टर्स हैं, जब वहाँ पे टॉपिक हम देखेंगे फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो। तो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में अगर डिवीजन ऑफ पावर अगर आपको देखने को मिल रहा है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको क्या कहोगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहोगे। फिर ऐसी अगर हम बात करें तो यूनिटरी क्या होगा, तो यूनिटरी में क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सारा का सारा जो पावर है वो किसको दे दिया जाता है, यूनिटरी गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, यूनिटरी का एग्जाम्पल हो सकता है यूके यूएसए, एग्जाम्पल हो सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। हालांकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर जरूर है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोविजन है जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहीं ना कहीं यूनिटरी सिस्टम की तरफ टिल्टेड है। ये बात की बातें हैं, पर इतनी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोसीजरल एंड प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखो, प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सिर्फ वहाँ पे प्रोसीजर की बात की जाती है। ठीक है, किसके प्रोसीजर की, गवर्नमेंट की। मतलब गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क को आउटलाइन किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे काम नहीं करना है, बस। तो गवर्नमेंट के जो टेक्निकल नो हाउस है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रोसीजरल। एग्जाम्पल कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो देखो प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना है, ये सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो सोसाइटी की ज़रूरतें हैं, जो सोसाइटी की ज़रूरतें हैं उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है, और उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो इससे पहले हमने देखा प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करेंगे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने कैसे काम करना है, गवर्नमेंट ने कैसे काम नहीं करना है। प्रेस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, ये तो है ही है, पर एट द सेम टाइम यहाँ पे डिफाइन होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि सोसाइटी की क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने काम भी करना है। उसको क्या कहते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका। फिर सब्सटेंटिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो अभी तक हमने क्या बात किया, पिछले में अभी हमने प्रेस्क्रिप्टिव में क्या देखा था, प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने लोगों के, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी के जो गोल्स हैं, जो कॉमन गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए काम करना है। सब्सटेंटिव थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, यहाँ पे हम जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसकी बात करते हैं। इंडिविजुअल जो सिटीजन्स हैं उनके ऑब्लिगेशंस, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंटिव जो है ये एक स्टेप और आगे चला जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूएसए हो सकता है। अब लास्ट एक टर्म इसमें लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, देखो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्डर इन विच पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है जी, इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा मतलब है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन नहीं है, गवर्नमेंट जो है फासिस्ट नहीं है, गवर्नमेंट के पास अनकंट्रोल्ड पावर नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। तो जहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट होगा तो आप कहोगे कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें किसी कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलर सवरैनिटी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पॉपुलर सवरैनिटी क्या होता है, तो आप बोलोगे पॉपुलर सवरैनिटी का मतलब होता है जहाँ पे अल्टीमेट पावर किसके पास हो, लोगों के पास में हो। तो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वहाँ पे पॉपुलर सवरैनिटी है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है।
रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। ये सभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। अगर इस किसी पॉइंट में दिक्कत आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेपरेशन ऑफ पावर जहाँ पे होगा, इंडिपेंडेंट जहाँ पे जुडिशरी होगी, सिविलियन कंट्रोल होगा मिलिट्री के ऊपर। सिविलियन कंट्रोल का मतलब होगा कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे मिलिट्री को, ठीक है। कहने का मतलब है कि मिलिट्री रूल ना आ जाए, ठीक है, मिलिट्री रूल ना आ जाए। तो मिलिट्री रूल आएगा तो आपको ओबियसली पता है कि जो मिलिट्री रूल वाले होते हैं वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं, वो अपनी मर्जी से चलाएंगे। फिर पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल है वो कानून उसके ऊपर कंट्रोल करे, जुडिशरी उसके ऊपर कंट्रोल करे। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो पुलिस वाले तो पागल हो जाएंगे ना, ये तो बिल्कुल करप्ट लोग हो जाएंगे। फिर एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक है जी, तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।